So hello guys, welcome back to another very important video session from our YouTube channel Yes Biology. मेरा नाम है धर्मपाल ढाका and this particular video we will talking about the very first lecture of biomolecule, starting from the very basic and most basic thing about the any chapter is definition. So the definition of biomolecule is: biomolecules are the chemical compound which फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. बायोमोलिक्यूल यानी जैव अणु जो हैं वो रासायनिक यौगिक होते हैं और वो जीवित जीवों में पाए जाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलते हैं. दे इंक्लूड ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक इसमें सम्मिलित रहते हैं. बायोमोलिक्यूल में कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक सम्मिलित रहते हैं और ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलते हैं. एनालिसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन इन ए टिश्यू. ऊतक में रासायनिक संगठन किस प्रकार का मिलता है बायोमोलिक्यूल का, उसके लिए एक ये एक्सपेरिमेंट है, ये प्रयोग करके देख रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं केमिकल कंपोजिशन इन ए टिश्यू. टिश्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का ही भाग रहता है टिश्यू, है ना. जीवित जीवों में कोशिकाएं, जीवित जीवों का शरीर कोशिकाओं और ऊतकों से मिलकर बना होता है. ग्राइंड ए लिविंग टिश्यू वेजिटेबल और पीस ऑफ लीवर, है ना. अब ये वेजिटेबल यानी पेड़ पौधों का कोई भाग ले रहा है या फिर एक टुकड़ा ले रहा है लीवर का. अपने अंदर लीवर पाया जाता है जंतुओं में, लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड लीवर, उसका एक भाग लेके उसको पीस रहा है ये, है ना, ग्राइंडिंग कर रहा है लिविंग टिश्यू का. और उसमें मिक्स क्या कर रहा है, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड Cl3C डबल बॉन्ड OH ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के साथ ग्राइंड कर रहा है लिविंग टिश्यू को. और टू गेट ए थिक स्लरी यानी गाढ़ा, उसको पीस के क्या कर लेता है, गाढ़ा द्रव प्राप्त कर लेता है. फिर क्या करेगा, स्ट्रेन दिस यानी छानता है, स्ट्रेन दिस थ्रू ए चीज क्लॉथ और कॉटन, यानी कपड़े से जो थिक स्लरी प्राप्त हुई थी उसको छान रहा है. टू गेट टू फ्रैक्शन सच एज फिल्ट्रेट यानी एसिड सोल्यूबल पार्ट, जो छनकर नीचे चले जाएगा उस कपड़े से बर्तन के अंदर, वो कहलाएगा फिल्ट्रेट. और उसको बोलेंगे इस एसिड में वो घुल गया था, वो एसिड सोल्यूबल पार्ट है और वो कपड़े के ऊपर रह गया, जो छन के नहीं गया उसको बोलेंगे रिटनटेट, है ना, रिटनटेट. और ये वो रहेगा एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन. जैसे हम चाय बनाते हैं तो चाय को छानते हैं तो जो छलनी में ऊपर रह जाता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाएगा रिटनटेट, यानी वो चाय के अंदर घुला नहीं था, एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन कहलाता है वो. और जो छन के छलनी से नीचे चला गया वो कहलाता है फिल्ट्रेट यानी एसिड सोल्यूबल पूल. ठीक है भाई. इसके बाद है फिल्ट्रेट, यानी जो छनकर नीचे चला गया, नीचे छलनी से नीचे बर्तन के अंदर चला गया, वो कहलाएगा एसिड सोल्यूबल पूल. उसमें क्या क्या सम्मिलित रहता है, कंटेन बायो माइक्रो मोलिक्यूल, मोलिकुलर वेट इज लेस देन 1000 डाल्टन, यानी जो छनकर नीचे चला गया वो कहलाएगा बाई माइक्रो मोलिक्यूल यानी जैव सूक्ष्म अणु. और उनका जो मोलिकुलर वेट है, जो है ना आणविक द्रव्यमान है, वो रहेगा 1000 डाल्टन से कम. फिल्ट्रेट जो एसिड सोल्यूबल फ्यूल में सम्मिलित रहता है. और फिल्ट्रेट में क्या क्या आएगा, बायो माइक्रो मोलिक्यूल यानी जैव सूक्ष्म अणु. और जैव सूक्ष्म अणु वो होते हैं जिनका मोलिकुलर वेट यानी आणविक भार रहता है 1000 डाल्टन से कम. उसके बाद जो छनकर नीचे नहीं गए वो कहलाता है एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन, उसको बोलते हैं रिटनटेट. और वो कहलाते हैं बायो मैक्रो मोलिक्यूल, जो छन गया वो कहलाएगा बाई माइक्रो मोलिक्यूल जैव सूक्ष्म अणु. और जो नहीं छना वो कहलाएगा जैव वृहत अणु यानी बायो मैक्रो मोलिक्यूल. और बायो मैक्रो मोलिक्यूल जो होते हैं उनका आणविक द्रव्यमान रहता है 1000 डाल्टन से अधिक. बायो माइक्रो मोलिक्यूल किसको बोलते हैं, जिनका आणविक वेट या मोलिकुलर वेट रहता है लेस देन 1000 डाल्टन. और बायो मैक्रो मोलिक्यूल उनको बोलते हैं जिनका मोलिकुलर वेट होता है ग्रेटर देन 1000 डाल्टन. उसके बाद वे ए लिविंग टिश्यू वेट
ड्राई वेट होता है और एक गीला वजन होता है, यानी वेट सूखा वजन नहीं है, गीला वजन। इट इज ड्राइड टू इवोपोरेट वाटर, यानी पानी को उड़ा दिया जाए। ड्राई वेट, ये जो लिविंग टिश्यू है इससे पानी वाष्पित कर दिया जाए तो जो वजन निकल के आता है उसको बोलते हैं सूखा वजन, यानी ड्राई वेट। और लिविंग टिश्यू है उसका वेट वजन जो होता है वो होता है वेट वजन, यानी गीला वजन। तो वे का मतलब होता है तोलते हैं कि भी लिविंग टिश्यू है उसका वजन कितना है, और जो सूखा हुआ टिश्यू है यानी ड्राइड है उससे पानी वाष्पित कर दिया है वो कहलाएगा ड्राई वेट, यानी शुष्क वजन। उन दोनों को अलग अलग तोलते हैं। उसके बाद इट इज़ ए फुल्ली ब्रंट टू ऑक्सीडाइज ऑल कार्बन कंपाउंड टू गैसेस फॉर्म। जब इसको जलाया जाता है, ड्राई वेट को जलाते हैं तो वो ऑक्सीडाइज होता है, जलाते हैं तो ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन जब जुड़ेगी तो वो कहलाएगा ऑक्सीडेशन हो रहा है कार्बन कंपाउंड का, और वो गैसियस कंपाउंड में फॉर्म हो रहे हैं। CO2 और वाटर है वो बन रहे हैं, और राख है ना, कार्बन कंपाउंड है वो गैसियस फॉर्म में चले जाएंगे, और बाकी जो है वो एस के रूप में वहाँ मिलेंगे अपने को, राख बन जाएगी वहाँ पे जलाने पे। किसको? ड्राई वेट को जलाने पे राख बनेगी, और जो कार्बन कंपाउंड है वो धुएं के रूप में ऊपर चले जाएंगे, गैसियस कंपाउंड बना लेंगे। द एस कंटेन इनऑर्गेनिक एलिमेंट। राख जो है उसमें क्या क्या इनऑर्गेनिक एलिमेंट मिलेंगे? कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम और पोटेशियम। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन से? सल्फेट, फास्फेट, सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम कार्बोनेट। ये सभी उस राख में या एस में इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेंगे। जब लिविंग टिश्यू का जो ड्राई वेट है उसको जलाया जाता है तो कार्बन कंपाउंड है वो गैसियस फॉर्म में है ना वाष्पित हो जाते हैं, और बाकी सभी इनऑर्गेनिक एलिमेंट और कंपाउंड हैं वो उस एस में मिलते हैं, यानी उस राख में बचे रहते हैं, क्योंकि वो गैसियस फॉर्म में नहीं मिलते हैं। इसके बाद जो है कंपैरिजन ऑफ एलिमेंट इन नॉन लिविंग एंड लिविंग मैटर, यानी नॉन लिविंग में और लिविंग मैटर में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं उनका कंपैरिजन कर रहे हैं। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन अर्थ क्रस्ट में मिलता है 0.14 और ह्यूमन बॉडी में 0.5। कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सिलिकॉन है वो अर्थ क्रस्ट में देखो मैक्सिमम मिल रहा है। वैसे तो ऑक्सीजन मिल रहा है, ऑक्सीजन है 46.6% मिल रहा है, और ह्यूमन बॉडी में भी ऑक्सीजन कितना 65% ऑक्सीजन मिल रहा है। अच्छा, सिलिकॉन जो अर्थ क्रस्ट में अधिक पाया जाता है, जबकि ह्यूमन बॉडी में नेग्लिजिबल होता है नहीं है ना, नगण्य मिलता है। इसके अलावा मैग्नीशियम भी अर्थ क्रस्ट में ज़्यादा होता है, ह्यूमन बॉडी में कम, और कैल्शियम है वो भी अर्थ क्रस्ट में ज़्यादा मिलता है, ह्यूमन बॉडी में कम। सोडियम भी अर्थ क्रस्ट में ज़्यादा। इस सल्फर जो है वो ह्यूमन बॉडी में ज़्यादा मिल रहा है अर्थ क्रस्ट की तुलना में। नाइट्रोजन है वो भी अपनी बॉडी में ज़्यादा मिल रहा है, इसमें कम, और ऑक्सीजन है वो भी अपने अंदर ह्यूमन बॉडी में ज़्यादा है। कार्बन भी 18.5 और हाइड्रोजन है वो भी ज़्यादा है। तो ऊपर वाले 5 है वो जिनकी मात्रा ह्यूमन बॉडी में ज़्यादा रहती है, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और सल्फर। इन सभी की का अमाउंट है परसेंट में वो ह्यूमन बॉडी में ज़्यादा है। इसके अलावा सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सिलिकॉन इनकी अमाउंट है वो अर्थ क्रस्ट में ज़्यादा होती है ह्यूमन बॉडी की तुलना में। इसके बाद नेक्स्ट जो है बायोमाइक्रोमोलिक्यूल्स। नेक्स्ट क्या है? बायोमाइक्रोमोलिक्यूल्स। बायोमाइक्रोमोलिक्यूल्स किसे कहते हैं? मोलिकुलर वेट ऑफ बायोमाइक्रोमोलिक्यूल फाउंड इन द एसिड सोल्यूबल पूल। रेंज रहती है इनकी 18 से 800 डाल्टन। मोलिकुलर वेट ऑफ बायोमाइक्रोमोलिक्यूल्स फाउंड इन द एसिड सोल्यूबल पूल, और मोलिकुलर वेट की रेंज रहती है 18 से 800 डाल्टन। द एसिड सोल्यूबल पूल रिप्रेजेंट्स द साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन, यानी एसिड सोल्यूबल पूल में जो मिलता है वही कोशिका द्रव्यीय संगठन में मिलता है। और बायोमाइक्रोमोलिक्यूल पढ़ रहे हैं जैव सूक्ष्म अणु, और जिनका आणविक द्रव्यमान जो मोलिकुलर वेट है वो रहता है 18 से 800 डाल्टन, और वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? साइटोप्लाज्मिक संगठन को, यानी कोशिका द्रव्यीय संगठन को दर्शाते हैं। जो
एसिड सोल्यूबल पूल में मिलता है वो वही साइटोप्लाज्मिक यानी कोशिका द्रव्य में मिलता है। और माइक्रोमोलिक्यूल्स इंक्लूड यानी इसमें क्या क्या मिलता है, अमीनो एसिड, लिपिड, शुगर और नाइट्रोजनस बेस, ये सभी किस में मिलते हैं, एसिड सोल्यूबल पूल में यानी बायो माइक्रोमोलिक्यूल में। सबसे पहले जो है वो है अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स किसे कहते हैं, स्ट्रक्चर अपने को दिखाई दे रही है, ये यहाँ पे एक कार्बन वाला कंपाउंड है, कितने कार्बन है, एक कार्बन वाला कंपाउंड, यहाँ पे इधर है वो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो है C डबल बॉन्ड OH, यानी ये कार्बन के साथ कौन जुड़ा हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, इधर कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है NH2 यानी अमीनो समूह, और बीच में यहाँ कार्बन की संयोजकता 4 पूरी करेंगे तो ऊपर हाइड्रोजन और नीचे R है। ये R यानी एल्काइल समूह, ये बदलता रहता है, वेरिएबल साइड चेन है, यहाँ R की जगह अलग अलग है ना परमाणु या जुड़ते जाएंगे, R की जगह R को हटाकर। इसका मतलब इसमें एक कार्बन होता है, अमीनो अम्ल में कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं, एक। इसका मतलब एक कार्बन से R को R हटता रहेगा और दूसरा यौगिक इससे जुड़ता रहेगा। इसका मतलब ये है दे आर सब्स्टिट्यूटेड मेथेन, क्योंकि एक कार्बन है इसका मतलब मेथेन है, और अमीनो अम्ल में या R हटता रहेगा दूसरा कोई अन्य परमाणु या अणु यहाँ पे जुड़ता रहेगा, इसका मतलब अमीनो अम्ल होते हैं सब्स्टिट्यूटेड मेथेन। ठीक है, दे आर द कंपाउंड फॉर्म्ड ऑफ an amino group, an acid group, H and a variable group. They are compound formed of, यानी अमीनो अम्ल में क्या क्या मिलते हैं, एक तो मिलता है कार्बोक्सिलिक समूह, एक मिलता है अमीनो समूह, एक मिलता है हाइड्रोजन, और एक वेरिएबल R समूह मिलता है अमीनो एसिड में। NH2 और COOH आर अटैच्ड टू द सेम कार्बन एटम, एक ही कार्बन से दोनों जुड़े रहते हैं जिसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। सो दे आर कॉल्ड अल्फा अमीनो एसिड, एक ही कार्बन से दोनों अमीनो अम्ल और COOH समूह एसिडिक कार्बोक्सिलिक एसिड समूह और अमीनो समूह दोनों एक ही कार्बन से जुड़े रहते हैं। उस कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, उस कार्बन को क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। और सो दे आर कॉल्ड अल्फा अमीनो एसिड, दे आर सब्स्टिट्यूटेड मेथेन, क्योंकि एक कार्बन वाला होता है अमीनो अम्ल और उसमें एल्काइल्स में वो वेरिएबल रहता है, वो आगे से आगे जुड़ता जाता है, इसका मतलब अमीनो अम्ल होते हैं सब्स्टिट्यूटेड मेथेन। उसके बाद जब R वेरिएबल पार्ट था उससे अगर यहाँ पे R को हटाकर अगर हाइड्रोजन जुड़ गया है तो वो कहलाता है R इक्वल टू हाइड्रोजन, यानी ग्लाइसिन अमीनो अम्ल है ये स्ट्रक्चर किसकी है, ग्लाइसिन अमीनो अम्ल की। जब R की जगह हाइड्रोजन आ गया तो वो कहलाता है ग्लाइसिन अमीनो अम्ल। जब R की जगह केवल एक कार्बन वाला मेथाइल समूह आ गया CH3 तो वो कहलाता है एलेनिन। ग्लाइसिन के बाद कौन, एलेनिन। जब R की जगह आ गया ये CH2OH यानी हाइड्रोक्सी मेथेन जुड़ गया R की जगह तो वो कहलाता है सीरीन। तो सबसे पहले ग्लाइसिन, जब हाइड्रोजन आ गया ग्लाइसिन, फिर एलेनिन, फिर सीरीन। सबसे पहले R की जगह हाइड्रोजन आ गया तो वो एलेनिन, R की जगह मेथाइल्स में CH3 तो वो कहलाएगा, ग्लाइसिन तो था हाइड्रोजन वाला और ये कहलाएगा एलेनिन। जब R की जगह आ गया हाइड्रोक्सी मेथिल यानी CH2OH समूह तो वो अमीनो अम्ल कहलाता है सीरीन। क्या कहलाता है, सीरीन। इसके बाद अमीनो एसिड है वो 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड आर यूज्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस। 20 प्रकार के अमीनो अम्ल का प्रोटीन के निर्माण में उपयोग किया जाता है। अमीनो एसिड्स आर मेनली 3 टाइप्स, एसिडिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड, न्यूट्रल अमीनो एसिड। बेसिक, एसिडिक और न्यूट्रल। एसिडिक अमीनो अम्ल का एक एग्जांपल है यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। जब R की जगह यहाँ पे एक और COOH समूह आ जाए तो वो कहलाता है एसिडिक अमीनो अम्ल। जब R की जगह यहाँ पे ये NH2 ग्रुप और ये COOH तो तीनों में कॉमन है, NH2 और COOH तीनों में कॉमन है क्योंकि अमीनो अम्ल है, और R की जगह ये वेरिएबल पार्ट जुड़ रहा है। जब R की जगह ये COOH समूह आ गया तो वो कहलाता है एसिडिक अमीनो अम्ल। जब R की जगह NH2 वाला कोई ग्रुप आ गया तो वो कहलाता है बेसिक अमीनो अम्ल और वो होगा लाइसिन। जब R की जगह कोई कार्बन की श्रृंखला आ जाएगी यानी
तो वो कहलाएगा न्यूट्रल अमीनो एसिड वेलिन। तो एसिडिक अमीनो अम्ल का एग्जाम्पल है ग्लूटामिक एसिड, बेसिक अमीनो अम्ल का एग्जाम्पल है लाइसिन, और न्यूट्रल अमीनो एसिड का एग्जाम्पल है वेलिन। क्या है? वेलिन। ग्लूटामिक एसिड कौन सा होता है? एसिडिक या बेसिक? एसिडिक। उसके बाद लाइसिन है वो बेसिक अमीनो अम्ल, और वेलिन है वो न्यूट्रल अमीनो एसिड। सम अमीनो एसिड आर एरोमेटिक समूह, यानी उसमें एरोमेटिक रिंग मिलती है। टायरोसिन, फिनाइल एलेनिन और ट्रिप्टोफेन है वो कहलाता है एरोमेटिक अमीनो अम्ल। तो एसिडिक अमीनो अम्ल में कौन सा? ग्लूटामिक, बेसिक में लाइसिन और न्यूट्रल में वेलिन। एरोमेटिक अमीनो अम्ल में आते हैं टायरोसिन, ट्रिप्टोफेन और फिनाइल एलेनिन। उसके बाद एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो अम्ल, यानी आवश्यकता के आधार पर, यानी अमीनो एसिड कैन आल्सो बी क्लासिफाइड एज फॉलो। एसेंशियल यानी आवश्यक अमीनो अम्ल, और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड यानी अनावश्यक अमीनो अम्ल। आवश्यक मतलब इनको भोजन के साथ लेना ज़रूरी होता है, इसलिए एसेंशियल होते हैं। इनका निर्माण बॉडी के अंदर नहीं होता है, इसलिए वो एसेंशियल अमीनो एसिड कहलाते हैं। नॉन एसेंशियल का मतलब इनका फॉर्मेशन शरीर में अपने आप हो जाता है, इसलिए नॉन एसेंशियल होते हैं। इनको भोजन के साथ लेना कोई एसेसरी नहीं होता। Essential amino acid, they cannot be synthesized by the body and should be supplied through diet. They cannot be synthesized by the body, यानी इसका निर्माण अपना शरीर नहीं कर सकता, इसलिए इनको डाइट में लेना, सप्लीमेंट के रूप में लिया जाता है। एग्जाम्पल हो गया लाइसिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन और ट्रिप्टोफेन। ये एसेंशियल अमीनो एसिड हैं। नॉन एसेंशियल का मतलब दे कैन बी सिंथेसाइज बाय द बॉडी। ग्लाइसिल, एलेनिन, सीरिन और आर्जिनिन, ये क्या हो गए? नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। इन अमीनो एसिड स्ट्रक्चर देख रहे हैं अमीनो एसिड। इन अमीनो एसिड NH2 COOH have ionizable nature, so structure of amino acid change in solution of different pH, यानी अलग अलग pH मान पर अमीनो अम्ल की संरचना बदलती रहती है, क्योंकि NH2 और COOH ग्रुप जो है वो आयोनाइजेबल यानी आयनीकृत हो सकता है, H+ आयन का दान कर सकता है। NH2 समूह है वो बेसिक होता है, इसका मतलब वो H+ आयन ग्रहण कर सकता है, और COOH में वो एसिडिक ग्रुप है, इसका मतलब वो H+ आयन का डोनेट कर सकता है। और यहाँ पे इफ बोथ NH2 एंड COOH आर आयोनाइज्ड इट इज़ कॉल्ड ज्विटर आयन, यानी अमीनो अम्ल किसके रूप में मिलता है? ज्विटर आयन की फॉर्म में मिलता है। कैसे? जैसे ये यहाँ पे एक कार्बन वाला अमीनो अम्ल है, एक कार्बन मिलता है, वैसे सब्सटीट्यूटेड मेथेन होते हैं अमीनो अम्ल। ये COOH समूह, ये NH2 समूह है, ये वेरिएबल पार्ट है, वो कहलाता है एल्काइल ग्रुप। अगर ये COOH वाला H यहाँ से डोनेट कर दे ये H, और ये विलियन में चला जाए, और विलियन से NH2 ग्रुप इसको एक्सेप्ट कर ले, तो NH3 बन जाएगा और उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और ये दोनों आयनित अवस्था में मिले अगर NH2 और COOH ग्रुप, तो वो कहलाता है ज्विटर आयन फॉर्म। ये आपस में एक्सचेंज होते रहते हैं। जैसे यहाँ पे इसने एसिडिक ग्रुप ने H+ आयन अपना डोनेट कर दिया, वो विलियन में चला गया है, और यहाँ पे NH2 है वो न्यूट्रल स्टेज में है, और यहाँ पे COOH है वो न्यूट्रल अवस्था में है, लेकिन NH2 ने H+ ग्रहण कर लिया, इसलिए वो आयनित फॉर्म में है। लेकिन जब दोनों ही आयनित फॉर्म में हो, NH2 और COOH दोनों ही अपना H+ ये डोनेट कर दे, ये एक्सेप्ट कर ले, तब वो फॉर्म कहलाती है ज्विटर आयनिक फॉर्म। और अमीनो एसिड नॉर्मली किस रूप में मिलता है? ज्विटर आयन की फॉर्म में मिलता है। उसके बाद लिपिड, लिपिड है जो वाटर इनसोल्यूबल होते हैं, पानी में नहीं घुलते हैं, लिपिड। और कंटेंट इसमें क्या क्या रहता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, बट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इज लेस, लेकिन ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या लिपिड में कम होती है। वाटर में सोल्यूबल पार्ट रहता है या इनसोल्यूबल? ये वाटर में क्या होता है? इनसोल्यूबल। फिर भी ये एसिड सोल्यूबल पूल में मिलते हैं। वाटर में इनसोल्यूबल होने के बावजूद ये फिल्ट्रेट और रिटेंटेट जो अपने होता है उसमें फिल्ट्रेट में मिलता है, ये ना कि रिटेंटेट में। एसिड इनसोल्यूबल होने के बावजूद, तभी तो ये बायोमैक्रो मॉलिक्यूल में आता है। लिपिड वाटर इनसोल्यूबल है, और फिर भी ये क्या है? फिर भी ये एसिड सोल्यूबल पूल में मिलता है, क्योंकि इसका मोलिकुलर वेट या आणविक वेट है वो क्या रहता है? कम रहता है। टाइप्स ऑफ लिपिड,
तीन प्रकार के सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड और डेरिवेटिव लिपिड, यानी सिंपल, कंपाउंड और डेरिवेटिव, विथ वसा, संयुक्त वसा और सिंपल यानी साधारण वसा। तो लिपिड कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। सिंपल लिपिड, these are formed of fatty acid and alcohol like glycerols। सिंपल एसिड का एग्जांपल हो गया ग्लिसरॉल। इसमें फैटी एसिड और एल्कोहलिक ग्रुप मिलता है। फैटी एसिड आर लिपिड विद ए हाइड्रोकार्बन चेन एंड एंडिंग इन COOH ग्रुप और COOH। उसके बाद पाल्मिटिक एसिड हैज 16 कार्बन, और आर्किडोनिक एसिड में कितने कार्बन मिलते हैं? 20 कार्बन। फिर भी वो कैसी लिपिड है? सिंपल लिपिड है। तो तीन एग्जांपल हो गए अपने, ग्लिसरॉल, उसके बाद में है पाल्मिटिक एसिड, उसके बाद आर्किडोनिक एसिड। आर्किडोनिक एसिड में कितने कार्बन मिलते हैं? 20 कार्बन, और पाल्मिटिक एसिड में मिलते हैं 16 कार्बन। तो सिंपल एसिड है, सिंपल लिपिड है ये। और किससे मिलकर बने होते हैं? फैटी एसिड और अल्कोहल से। किससे? फैटी एसिड और अल्कोहल से किसका निर्माण होता है? These are formed of fatty acid and alcohol like glycerol। और फैटी एसिड आर लिपिड with hydrocarbon chain ending in COOH group like RCOOH। यानी फैटी एसिड में एंड में, अंतिम समूह में सबसे लास्ट में कौन सा ग्रुप मिलता है? COOH ग्रुप। और चैन किसकी? हाइड्रोकार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन की ये चैन है। और सबसे एंड में कौन सा ग्रुप मिल रहा है? COOH ग्रुप। पाल्मिटिक एसिड में कितने कार्बन होते हैं? टोटल 16 कार्बन। 16 कार्बन की हाइड्रोकार्बन चैन मिलती है। और आर्किडोनिक एसिड में ये कितने कार्बन की चैन मिलती है? ये मिलती है 20 कार्बन की। और अंत में क्या मिलता है? COOH ग्रुप। तो ये हो गया सिंपल लिपिड। एग्जाम्पल कौन से? पाल्मिटिक एसिड और आर्किडोनिक एसिड। पाल्मिटिक एसिड में कितने कार्बन? 16। और आर्किडोनिक एसिड में कितने कार्बन? 20 कार्बन। टाइप्स ऑफ फैटी एसिड, सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड का मतलब संतृप्त वसीय अम्ल, और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का मतलब हो गया असंतृप्त वसीय अम्ल। संतृप्त का मतलब होता है उनमें किसी प्रकार के डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं मिलते हैं। और असंतृप्त का मतलब हो गया दे हैव वन और मोर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो वो कहलाता है अनसैचुरेटेड। दे हैव नो डबल और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम, जब कार्बन एटम के बीच में किसी प्रकार का द्वि और त्रिबंध नहीं पाया जाता है तो वो कहलाता है संतृप्त वसा अम्ल, सैचुरेटेड फैटी एसिड। एग्जाम्पल हो गया पाल्मिटिक एसिड और स्टीयरिक एसिड। स्टीयरिक एसिड में कितने कार्बन? C17H35 COOH, ये कहलाता है 17 कार्बन वाला स्टीयरिक एसिड, जो कि सैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जाम्पल है। पाल्मिटिक एसिड अभी पढ़ा था हमने, पाल्मिटिक एसिड जो था उसके अंदर थे 16 कार्बन, तो 16 कार्बन वाला पाल्मिटिक एसिड वो होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड। और आर्किडोनिक एसिड है, उसमें कितने कार्बन थे? उसमें थे 19 कार्बन, 20 कार्बन थे टोटल, 19 यहाँ पे और एक COOH वाला। 20 कार्बन वाला जो आर्किडोनिक एसिड है वो रहता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में, क्योंकि वहाँ पे डबल बॉन्ड मिलता है। क्या मिलता है? ये यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है डबल बॉन्ड, इसका मतलब ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। और इसके अलावा एक एग्जांपल और है ओलिक एसिड का, उसमें भी कितने कार्बन? 17 कार्बन मिलते हैं, लेकिन डबल बॉन्ड होने के कारण वो कहलाता है अनसैचुरेटेड। सिंगल बॉन्ड 17 कार्बन वाला फैटी एसिड वो कहलाता है स्टीयरिक एसिड, क्योंकि उसमें सिंगल बॉन्ड है, तो हाइड्रोजन की संख्या 2 ज़्यादा होगी। C17H35 COOH और यहाँ पे C17H33 COOH, क्योंकि यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ गया। एक डबल बॉन्ड आता है तो 2 हाइड्रोजन की संख्या कम हो जाती है। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का मतलब सैचुरेटेड में डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं मिलते, अनसैचुरेटेड में डबल और ट्रिपल बॉन्ड मिलते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसरॉल यानी ट्राई हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी मतलब 3 एल्कोहलिक ग्रुप मिलते हैं यहाँ पे। ये रहे 3 एल्कोहलिक OH ग्रुप है 3, इसलिए इसको बोल रहे हैं ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। मतलब 3 कार्बन वाली हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला होती है जिनमें सिंगल बॉन्ड हो, वो कहलाता है प्रोपेन। तो ग्लिसरॉल क्या है? ग्लिसरॉल है ट्राई हाइड्रोक्सी 1 2 3 ट्राई हाइड्रोक्सी
और 3 कार्बन वाले को बोलते हैं प्रोपेन। ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन है वो कहलाता है ग्लिसरॉल। ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन क्या कहलाता है? ग्लिसरॉल। तो चलिए, ये अपना आज का न्यू टॉपिक था बायो मॉलिक्यूल। फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया। सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड। सिंपल लिपिड पढ़ रहे थे हम, फैटी एसिड भी पढ़ लिया। ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन को बोलते हैं फैटी एसिड। और उसके अलावा सेचुरेटेड फैटी एसिड और अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। सेचुरेटेड में किसी प्रकार का डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता। एग्जांपल हो गए पाल्मिटिक एसिड और स्टीयरिक एसिड। और ओलिक एसिड है वो 17 कार्बन वाला है, वो है अनसेचुरेटेड फैटी एसिड में। आर्किडोनिक एसिड जिसमें 20 कार्बन मिलते हैं, 19 ये रहे और एक यहाँ पे ये 20 कार्बन वाला आर्किडोनिक एसिड है, वो भी अनसेचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जाम्पल है। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा? सिंपल लिपिड है वो जो कि किससे मिलकर बना होता है? फैटी एसिड और अल्कोहल से, लाइक ग्लिसरॉल से मिलकर बने होते हैं। और इसके अलावा क्या देखा था हमने? लिपिड जो है वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, बट ऑक्सीजन का नंबर क्या रहता है लिपिड में? कम रहता है। तो लिपिड है वो एसिड सॉल्युबल पार्ट में मिलते हैं, लेकिन वाटर में क्या होते हैं? इनसॉल्युबल होने के बावजूद एसिड सॉल्युबल भाग में मिलते हैं। अमीनो एसिड है वो ज्विटर आयन की फॉर्म में मिलता है। अमीनो एसिड किस फॉर्म में मिलता है? ज्विटर आयन की फॉर्म में अमीनो एसिड पाया जाता है। और एसेंशियल अमीनो एसिड जिसको अपनी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती, उनको सप्लीमेंट के रूप में डाइट में लेना पड़ता है, वो कहलाते हैं एसेंशियल यानी आवश्यक अमीनो अम्ल। और नॉन एसेंशियल मतलब जिनको डाइट में लेना ज़रूरी नहीं होता, अपनी बॉडी उनको सिंथेसाइज कर सकती है, वो कहलाते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। एसिडिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड और न्यूट्रल अमीनो एसिड भी पढ़े। इसके अलावा टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन और फिनाइल एलिनी वो कहलाते हैं एरोमेटिक अमीनो एसिड। एसिडिक अमीनो एसिड में हमने पढ़ा ग्लूटामिक एसिड, बेसिक में लाइसिन और न्यूट्रल अमीनो एसिड में वेलिन अमीनो एसिड है वो न्यूट्रल अमीनो एसिड है। उसके अलावा ग्लाइसिन उसको बोलते हैं जब वेरिएबल पार्ट एल्काइल की जगह अगर हाइड्रोजन आ गया तो वो कहलाता है ग्लाइसिल अमीनो एसिड। जब वेरिएबल पार्ट आर की जगह मेथाइल ग्रुप आ गया तो वो कहलाता है ग्लाइसिन नहीं एलेनिन। और जब हाइड्रोक्सी मेथाइल ग्रुप आ जाता है आर की जगह तो वो कहलाता है सीरीन। क्या कहलाता है? सीरीन कहलाता है वो। तो बायोमोलिक्यूल चैप्टर अपना पढ़ रहे हैं हम। बाकी अब नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए आप रिवाइज करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।